Dear students of class 10th, warm welcome to my channel DS English। आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने ही वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम से पहले एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसके अंदर मैंने आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट उसके सभी के सभी चैप्टर्स को हर एस्पेक्ट से एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। वो वीडियो मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देख लेते हैं कि आपकी जो मेन रीडर बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आने हैं और उनमें से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू के हिसाब से 2 मार्क्स के हिसाब से या 5 मार्क्स के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। इससे पहले पोएम से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने सभी पोएम्स की 7 पोएम्स आनी है आपकी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, सातों की सातों पोएम्स की जो समरी है वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल कर दी है। ठीक इसी तरह से ऑल इन वन ग्रामर और ऑल इन वन राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड शॉर्ट कंसाइज वीडियो और इनके डिटेल वीडियो भी सब मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सभी के लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं मेरी वो ऑल इन वन एमसीक्यूज पर और फुटप्रिंट्स विदाउट फीड जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उन पर बेस्ड आने ही वाली हैं। और पेपर से जस्ट पहले आपके लिए बहुत ही बड़ा बोनांजा है, क्विक रिवीजन आपकी आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हो जाएगी पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लाइट की। तो चलिए आप तैयार हो जाइए और जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो है आपको पता ही है कौन सा है, अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। ओके, तो ये जो जीएल फ्यूंट्स राइटर हैं इसके और अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है तो ऑब्वियसली 1 या 2 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें टेक्स्ट में से कोई भी पैसेज दिया हुआ होता है और उस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन तो ये पक्का ही होता है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। आप बोलेंगे अगर लेंचो से रिलेटेड चैप्टर है, पढ़ रखा है आपने अच्छे से, तो अ लेटर टू गॉड इज द राइट आंसर। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। ठीक इसी तरह से उसका राइटर पूछा जा सकता है तो राइटर हो जाएंगे आपके जीएल फ्यूंट्स। अब देखिए इसके बाद जो अ लेटर टू गॉड है इसमें से आपके 2 नंबर के हिसाब से और 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक ही स्लाइड के ऊपर ये सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स के हिसाब से सफिशियंट है। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपका जो आंसर है वो इस समरी में से या इस आंसर में से निकल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अ लेटर टू गॉड इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स। तो अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, कहानी है जो कि स्ट्रॉन्ग फेथ को डिस्कस करती है। किसके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ? गॉड के लिए। और ये किसने लिखी है? जीएल फ्यूंट्स ने। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है वो बहुत ही मेहनती किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप दिस ईयर। देखिए पेपर में क्या आ जाता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, राइट। तो उसके पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेंचो है उसने बहुत ही बढ़िया सी अपनी क्रॉप यानी कि फसल उगाई थी। और किस चीज की फसल उगाई थी आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके मुझे बताएंगे या फिर मेरी अपकमिंग वीडियो जो एमसीक्यूज पर बेस्ड होनी है उसके लिए तैयार रहेंगे इसका आंसर जानने के लिए। तो क्रॉप जो है लेंचो ने उगाई थी और वो बहुत ही शानदार क्रॉप जो है इस साल उम्मीद कर रहा था कि होगी। इट नीडेड सम रेन। सो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर आता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप फॉर अ गुड शावर या फिर रेन। तो अब लेंचो केवल एक ही चीज की जैसे उम्मीद थी, इंतजार था, प्रतीक्षा थी एंड दैट वाज रेन यानी कि बारिश। बट हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड टोटली बाय हेल स्टॉर्म्स। और बारिश की बजाय क्या आ गए? जी हाँ, ओले आ गए, तूफान आ गया और हेल स्टॉर्म आ गया। और हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज ओलों की जैसे वृष्टि हो गई और उसकी वजह से उसकी जो सारी की सारी फसल थी वो बर्बाद हो गई। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, आस्था थी। He decided to write a letter to God for help. उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा हेल्प के लिए। He demanded 100 pesos for help. उसने 100 pesos की मदद मांगी भगवान से लेटर लिख के। द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन। उसका जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो वो बहुत ही दयालु और बड़े दिल वाला उदार सा इंसान था। He did not want to shake the faith of लेंचो। वो लेंचो की जो फेथ है उसे हिलाना नहीं चाहता था, भगवान में जो उसकी आस्था थी उसे वो बिल्कुल भी
जिसे खराब नहीं करना चाहता था, स्पॉइल नहीं करना चाहता था, विश्वास को कम नहीं करना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा. ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos, गिविंग पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू. और वो तब उसने कहा अपने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज से कि हम सब मिलकर लेंचो की हेल्प करते हैं. उन्होंने अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए और इस तरह से वो 70 pesos को जुटा पाया. अपनी सैलरी में से भी उसने पैसे डाल दिए. लेंचो वॉज नॉट अ बिट सरप्राइज्ड बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेंचो जो है उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब वो आया अपना लेटर, उसने पूछा कि भी भगवान ने मेरा कोई लेटर आया है क्या, देखिए. तो उन्होंने दिया उसको, तो बड़े खुश हो रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि लेंचो हो सकता है कि काफी सरप्राइज होगा ये देखकर कि भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे हैं. लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि लेंचो को तो पूरा विश्वास था कि भगवान तो उसकी मदद जरूर करेंगे, राइट. और जब उसे वो पैसे मिले तो वो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सरप्राइज्ड और हैप्पी, रादर ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया. ही बिलीव्ड दैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक लाइक दिस. उसे लगा, उसे विश्वास था कि भगवान तो ये गलती नहीं कर सकते. क्या गलती? गलती यही कि उसने मांगे तो थे 100 pesos और भगवान ने भेजे कितने? 70 pesos. He wrote another letter to God. उसने गॉड को एक और लेटर लिखा. This time he asked God to send the money to him directly, not through the post office. This is the irony that Lencho has blamed the persons who helped him in his distress. तो यहाँ पर लेंचो ने एक और लेटर फिर गॉड को लिखा और गॉड से कहा कि जो मनी है इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना बल्कि डायरेक्टली मेरे घर के पते पर देना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि डिसऑनेस्ट पीपल हैं. तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये शो करता है कि लेंचो ने उन्हीं लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए गलत उनको सोचा जिन्होंने की उसकी मदद की थी, राइट. तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग फेथ की एक स्टोरी है. लेंचो का भगवान के प्रति जो भी फेथ है, उसका बिलीफ है कि गॉड इज रियली देयर एंड ही हेल्प्स द पीपल हु आर इन नीड और हु रिमेंबर गॉड इन देयर बैड टाइम्स, राइट. तो इस तरह से ये चैप्टर है. छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता है एमसीक्यूज के हिसाब से 2-2 नंबर के हिसाब से बनते हैं, जो कि सारे के सारे हमने इस चैप्टर के अंदर कवर अप कर लिए हैं. तो यदि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर. लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. तो सेकंड चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला का लिखा हुआ है और हमें पता है कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. अब इसके अंदर से जहां तक मुझे ऐसा लगता है बेटा कि लॉन्ग क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे जाते हैं. तो ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये मैंने इसी हिसाब से प्रिपेयर किए हैं कि इसमें से आपके 2-2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब निकल जाएंगे. मैं इसको एक बार समझा देती हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस चैप्टर में से, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, राइट. और फिर उनके आंसर्स आप लोकेट कीजिएगा. इसी आंसर के अंदर, इसी समरी के अंदर आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे. सी A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. तो हमें पता ही है कि Long Walk to Freedom ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की और ये पूरा का पूरा संघर्ष के बारे में है. वो संघर्ष जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया था अपनी आज़ादी के लिए. On May 10, 1994, Nelson Mandela took the oath as the first black president of South Africa. आप ये डेट याद रखिएगा, राइट, क्योंकि एमसीक्यूज के हिसाब से पूछी जा सकती है. 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साउथ अफ्रीका के. मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे. और इस ओकेजन पर बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स अलग अलग देशों से वहां पर आए थे. The people of South Africa sang 2 national anthems. इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ओके. 2 national anthems. जो लोग थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने 2 national anthems उस दिन गाए थे, ओके. To honor both whites and blacks as a symbol of equality. तो उन्होंने whites के लिए भी और blacks के लिए भी एक एक नेशनल एंथम दोनों के लिए गाया गया ताकि दोनों को एक इक्वल जो है स्टेटस वो मिल सके. मंडेला सेज दैट पीपल आर टॉट टू हेट बट लव कम्स नेचुरली टू देम. तो मंडेला ने कहा कि जो लोग हैं उनको घृणा करनी सिखाई जा सकती है लेकिन जो लव है वो नेचुरली हमारे अंदर आता है. तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इफ यू रिमेंबर कि व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन बींग्स, लव और हेट, ओके. तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर है कि लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन बींग्स. ही ऑल्सो टेल्स अबाउट करेज और वो करेज के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज करेज, ओके. तो करेज के लिए देखिए क्या है. ही सेज दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट
हु कॉन्क्वर्स इट। तो करेज क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला? करेज यानी कि हिम्मत, साहस क्या है? मंडेला ये कहते हैं कि वो इंसान साहसी नहीं है, हिम्मती नहीं है जो किसी चीज से डरता नहीं। एक्चुअली करेज या करेजियस पीपल वो है कि आपको डर भी लगता है लेकिन आप उस डर के ऊपर काबू पा लेते हो, राइट? आप उसे कॉन्कर, जीत लेते हो उस डर को। तो रियली दैट इज करेज। इन लाइफ अ मैन हैज 2 मेजर ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस वाले क्वेश्चन की, रिमेंबर? तो कौन कौन सी 2 ऑब्लिगेशंस है देखिए। फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, वेयरएज ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। तो एक और तो जो हमारी ऑब्लिगेशन बनती है किसी भी इंसान की अकॉर्डिंग टू मंडेला, वो फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए बनती है, और दूसरी हमारी जो ऑब्लिगेशन है वो बनती है हमारे देश के लिए, उसके लोगों के लिए, हमारे समुदाय के लिए, समाज के लिए। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ही मैं खत्म कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, है ना? तो यहाँ पर आप बताएंगे 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे। इस क्वेश्चन में उसका आंसर है ऑलरेडी, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, राइट? फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि व्हाट कम्स नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो लव वाला आंसर आ जाएगा। करेज क्या है, ये क्वेश्चन निकलता है। और ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है, ये क्वेश्चन निकलता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और हैं कि जैसे वो जो सेरेमनी थी उसके बारे में आ सकता है, कहाँ पर हुई थी, कौन सी डेट थी, क्या कुछ था। प्लस इसके अलावा आप ये मानिए कि एक क्वेश्चन है कि भी फ्रीडम क्या है, मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है। तो हम इसके आंसर में ये बताएंगे कि मंडेला के हिसाब से जो फ्रीडम है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग थी। एज अ बॉय वो फ्रीडम किसको कंसीडर करता है कि वो इजीली फ्रीली यहाँ वहां घूम सके, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसको ये रियल में समझ में आता है कि रियली जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है वो क्या है, कि आप जो चाहते हो बेसिकली आप वो कर पाओ। आप जो चाहते हो कि पढ़ना, तो आप वो चीजें पढ़ पाओ जो आप पढ़ना चाहते हो। आप जहाँ जॉब करना चाहते हो तो आप कर पाओ वहां पर जॉब जहां पर आप करना चाहते हो। तो इस तरह से फ्रीडम का जो मीनिंग है वो मंडेला के लिए अलग अलग स्टेज पर अलग अलग है। इसके अलावा वो रियल वर्थ जो है वो किसको बताता है, तो वो वहां के लोगों को, ओके, वहां के जितने भी जनरल्स थे जो कि मान लीजिए कुर्बान हो गए, सेक्रीफाइस हो गए कंट्री को आजाद कराते कराते, उनके वर्थ को वो ये कहता है कि ठीक है अफ्रीका इज फुल ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ऑल दैट, बट रियल जो जेम्स हैं, इसके रियल जो वर्थ है वो क्या है, यहाँ के पीपल, यहाँ के लोग। तो इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। आप के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चैप्टर, लेकिन मैं कहती हूँ कि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से इस समरी को प्रिपेयर कर लीजिए और इसी के साथ आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट। थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट विच इज रिटन बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी। और आप इसको भी याद रखिएगा, टाइटल को और इसके राइटर के नाम को। आपको बताइए हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है। हाँ जी, हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी इज अ स्टोरी ऑफ यंग सीगल। एक यंग सीगल बर्ड के बारे में है, हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जिसको कि उड़ने से डर लगता है। अब सीगल ये एक बर्ड होता है। डिटेल्ड वीडियो आप मेरे चैनल पर इजीली देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी प्रोवाइड करूंगी, मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद देखना चाहो तो देख सकते हो, वहां से मैंने पिक्चर्स के साथ बहुत ही प्यारी सी वीडियो बना रखी है। अ फैमिली ऑफ सीगल्स लिव्ड ऑन अ लेज। एक फैमिली थी सीगल्स की जो कि लेज यानी कि चट्टान पर रहती थी। जैसे समुद्र के किनारे जो चट्टान सी बनी हुई होती है उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है अंदर की साइड जाके, वही मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में बहुत अच्छे से। तो वहां पर वो रहते थे। अ यंग सीगल इज लेफ्ट अलोन एज ही इज अफ्रेड टू फ्लाई एंड इज वन अमंग द स्लो लर्नर्स। तो एक छोटा सीगल था, वो अकेला था वहां पे क्योंकि उसको उड़ने से डर लग रहा था, और बाकी जो उसके साथ के भाई बहन थे वो सब उड़ गए थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उसके कितने भाई बहन थे। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आंसर है, देखिए, ही हैड 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। उसके 2 भाई थे, 1 बहन थी। वो सब उड़ गए थे, उसके साथ के थे, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो था, उसको उड़ने से डर लगता था, तो वो अभी भी वहां पर अकेला बैठा हुआ था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम। उसको लग रहा था कि अच्छा, क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसा लग रहा था, यानी कि पंख जो है वो उसका साथ नहीं देंगे उड़ान भरते समय। ऑल दैट दिस यंग सीगल नीडेड वॉज मोटिवेशन। केवल एक ही चीज की जरूरत थी इस यंग सीगल को, और वो था मोटिवेशन। ही रिमेन्ड हंग्री फॉर 24 आवर्स। ही क्राइड बेगिंग हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। 24 घंटे से वो एकदम भूखा था। ये भी पेपर में आ जाता है कितने घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। और फिर उसके बाद वो रो रहा था, भीख मांग रहा था अपनी मदर से कि वो उसके लिए खाने के लिए कुछ ले आए।
She picked up a piece of fish in her beak and flew across him and stood just in front of him. और उस मदर ने क्या किया कि उसने एक फिश का जो पीस था वो अपनी बीक में लिया, चोंच में लिया, और वो उसके पास से एकदम उड़ के चली गई. The young seagull was mad with hunger. Young seagull को बहुत तेज भूख लगी हुई थी. He dived at the fish. एकदम से छलांग लगाई, jumped for the fish towards his mother. The young seagull was mad with hunger. He dived at the fish instinctively. He spread his wings and flapped them. लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई तो मदर तो वहां से चली गई, और अब उसको रियलाइज हुआ कि वो तो हवा में है. जैसे उसको रियलाइज हुआ कि वो हवा में है, उसने अपने पंखों को खोला और उनको फड़फड़ाया. He soared upwards and all his fear is gone. और उसने फिर जैसे वो उड़ा ऊपर की ओर, उसने उड़ान भरी और सारा का सारा उसका जो डर था वो चला गया. उसको लग रहा था कि वो सी में, समुद्र में नहीं गिर रहा और वो सच में उड़ पा रहा था, और उसके विंग्स ने उसको सच में सपोर्ट किया. It was a joyous moment for his family. He forgot that he was ever afraid of flying. सभी के सभी बहुत खुश हुए, उसके फैमिली मेंबर्स सभी उसके लिए जैसे क्लैप कर रहे थे, खूब खुश हो रहे थे. और फिर उसके बाद उसे भी ऐसा लगा कि शायद वो जो है भूल गया इस बात को कि वो कभी डरता भी था उड़ने से. ओके, तो बहुत अच्छे से उसने फिर उड़ान भरी. सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ यंग सीगल इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ फ्लाइंग. क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, बीच में से डिस्कस किए मैंने 2 मार्क्स के हिसाब से. और लॉन्ग क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो मदर का क्या रोल था यंग सीगल के लिए. ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. आप ऐसा का ऐसा आंसर में लिख सकते हो. Come to the second part of this third chapter, and that is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. अब ब्लैक एरोप्लेन जो है आपका, देखिए इसके अंदर क्या है. The Black Aeroplane is an interesting chapter by Frederick Forsyth. In this chapter, the narrator tells us his own experiences. Please correct the spellings of Frederick here. तो यहाँ पर Frederick Forsyth का लिखा हुआ चैप्टर है The Black Aeroplane, और इसके नरेटर अपना खुद का एक्सपीरियंस सुना रहे हैं. The story is full of suspense and courage. जो स्टोरी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सस्पेंस का मतलब एक तरह से राज है, और करेज का मतलब बहुत हिम्मत वाली स्टोरी भी है. द नरेटर वॉज फ्लाइंग एरोप्लेन डेकोटा. नरेटर जो है वो एक एरोप्लेन उड़ा रहे थे जिसका नाम था डेकोटा, DS-088. राइट, आप कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिएगा. ही वॉज गोइंग, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस. वो इंग्लैंड से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे. ओके, वो इंग्लैंड जाना चाहते थे, इंग्लैंड उनका घर था, फ्रांस से जा रहे थे. ही वॉन्टेड अ गुड ब्रेकफास्ट एट होम. क्या चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉन्टेड अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट एट होम. He saw black clouds in the sky. उनको रात को दिखाई दिया कि वहां पर एकदम काले बादल आ गए थे आकाश के अंदर. They were like mountains, और पहाड़ जितने बड़े बड़े वो बादल उनको दिखाई दे रहे थे. The narrator was in fear. narrator को काफी डर लग रहा था. He had limited fuel. उसके पास फ्यूल यानी कि ईंधन प्लेन को उड़ाने के लिए चाहिए था, वो काफी कम था. उसने चेक किया था मीटर में. He decided to take risk of crossing the clouds. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. I'll take the risk. What is the risk? If you remember, it is in the textbook of first flight. Okay, in this chapter. तो आई विल टेक द रिस्क. क्या था रिस्क? ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क ऑफ क्रॉसिंग द क्लाउड्स. देयर वॉज डार्कनेस इन द क्लाउड्स. वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था. ही कुड नॉट सी एनीथिंग, और उसने वो रिस्क ले लिया कि वो क्लाउड्स में से, काले बादलों में से अपने प्लेन को उड़ाएगा, और वो कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था. ऑल ऑफ सडन ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन. तभी की तभी उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा. द पायलट साइन टू फॉलो हिम. ओके, और फिर उसके बाद पायलट ने जैसे इशारा किया, जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट था उसने इशारा किया कि मुझे फॉलो करो. और ये जो पायलट था इससे भी बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से, एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. द नरेटर सॉ द पायलट एंड फॉलोड हिम. ओके, ही वॉज आउट ऑफ क्लाउड्स. और फिर थोड़ी देर में वो बादलों के बाहर निकल गया. द नरेटर सॉ द सिटी लाइट. नरेटर ने बाहर निकलते ही शहर की लाइट देखी. उसको ये लगा कि वो रनवे पर आ गया है, सिटी में आ गया है. ही वॉज सेफ एंड हैप्पी. सुरक्षित था, खुश था. ही लुक बैक इन द स्काई. उसने फिर से आकाश की ओर देखा. देयर वॉज नो ब्लैक एरोप्लेन. वहां पर कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था. ही लैंडेड द एरोप्लेन सेफली. और फिर उसके बाद वो अपने एरोप्लेन से नीचे उतर चुका था. बहुत ही सुरक्षित तरह से वो नीचे उतर गया था. द नरेटर वेंट टू द कंट्रोल रूम. अब नरेटर कंट्रोल रूम में जाते हैं. ही आस्क्ड द वुमन अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. और उन्होंने जो वुमन बैठी हुई थी ब्लैक एरोप्लेन में उससे पूछा. She told that there was no aeroplane. क्या पूछा कि जो मेरे अलावा इस ट्रैक के ऊपर थे वो कौन सा था, मतलब वो पायलट कौन था, वो प्लेन कौन सा था. तो जो वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा कि वहां पर तो कोई भी एरोप्लेन नहीं था, आप अकेले ही अपने डेकोटा एरोप्लेन में वहां से उड़कर आ रहे हो. द नरेटर वाज सरप्राइज्ड. नरेटर को काफी हैरानी हुई. ही थैंक्ड द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन इन हिज हार्ट. और उन्होंने जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसको मन ही मन में थैंक्स किया. तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है काफी मिस्ट्री से भरी हुई है. ओके,
रिस्क क्या था, क्या उसके पास प्रॉब्लम्स थी जो उसने फेस की, ठीक है। और आखिरी में तो ये पूछा जा सकता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है क्या वो सच में था या नहीं था। तो ये है ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी। यहाँ से आप इजीली इसको कर पाओगे, मेरा विश्वास है। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये रिटन बाय एन फ्रैंक ही है, क्योंकि एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी, आपको याद होगा अच्छे से इस चैप्टर के बारे में। तो उसी का ही जो कुछ पार्ट इसमें लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एक एक्सर्प्ट लिया गया है। एन फ्रैंक इज अ यंग गर्ल। एन फ्रैंक जो है वो एक यंग गर्ल है। शी हैज टू गो into hiding during World War II to avoid the Nazis। और उसे छुपना पड़ता है नाजीज से बचने के लिए, हिटलर से बचने के लिए, बिकॉज शी इज जूइश। और आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने नाजीज को जैसे लीडर किया था, और वो जूस के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो जितने भी जूस थे उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो इस वजह से एन फ्रैंक को उनसे बचने के लिए छुपना पड़ा था। शी रॉट हर एक्सपीरियंसेस एज अ स्टोरी इन हर डायरी व्हेन शी वाज डिप्रेस्ड। और उसके बाद वो काफी ज्यादा दुखी थी, तो उसने क्या किया कि अपने एक्सपीरियंसेस को एक डायरी के रूप में लिखा। बाद में वो जो डायरी है वो उसके फादर ने पब्लिश कराई, ओके। और उसी में से ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट हमारे साथ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इस चैप्टर के रूप में। शी नेम्ड इट एज किटी। उसने इसका क्या नाम रखा डायरी का? किटी। और वो किटी को मीन्स अपनी डायरी को एक फ्रेंड की तरह से ट्रीट करती थी। शी हाइड्स हरसेल्फ इन अ सीक्रेट प्लेस विद 7 अदर पीपल इन एम्स्टर्डम। और 7 लोगों के साथ वो छुपी हुई थी एम्स्टर्डम में। शी डजंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years in hiding and that's why she shared her feelings in her diary। अब एन फ्रैंक जब डायरी लिखना शुरू करती हैं, या हमारे पास जब ये चैप्टर आता है तो हम पढ़ते हैं कि एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। वाई डिड एन फ्रैंक राइट अ डायरी? ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर ये आएगा बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। बहुत आसान है, 10th क्लास स्टूडेंट्स आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, 2-2 3-3 वर्ड्स के अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर इजीली निकल जाते हैं। ओके, सो शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई शी रॉट डायरी, शी केप्ट डायरी, राइट। एक और क्वेश्चन भी आता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर में से। तो इसका भी आंसर क्या होगा? क्योंकि जो एन फ्रैंक थी, शी वांटेड टू शेयर हर फीलिंग्स विद समवन बट देयर वाज नॉट एनीवन, ओके, with whom she can share her feelings except her grandmother, ठीक है। लेकिन ग्रैंडमदर भी कुछ समय के बाद चली गई थी, तो अब एन फ्रैंक बिल्कुल अकेली थी। तो she wanted to share her experiences, she wanted to share what she feels like, okay। So later after 2 years they were discovered and deported to concentration camps। और 2 साल के बाद जो है उसकी जो डायरी है वो मिली, और फिर उसके बाद उनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। वहां पर उसकी डेथ भी हो गई। एन्स फादर ऑटो फ्रैंक इज द ओनली वन ऑफ द 8 पीपल टू सर्वाइव। और केवल ऑटो फ्रैंक, उसके जो फादर थे, वही बचे थे 8 लोगों में से। शी डिस्क्राइब्स ऑल हर इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस इन हर डायरी, ओके। तो वो सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो उस डायरी के अंदर शेयर करती है। आफ्टर हर डेथ एंड बिकम्स वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ द डायरी शी रॉट व्हाइल इन हाइडिंग। इसके बाद जो है एन फ्रैंक पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी, काफी ज्यादा फेमस हो गई उनकी ये डायरी। नाउ इसके अलावा आप देखिए कि जैसे मेन जो इसके अंदर जो स्टोरी है जो उन्होंने बता रखी है एन फ्रैंक ने, वो है उनके स्कूल से रिलेटेड, ओके। तो उनके मैथ्स के टीचर थे, आप उनका नाम जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। इसके अलावा एक उनकी हेड थी, बहुत ज्यादा लाइक करती थी एन फ्रैंक को, उसका नाम मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, या एमसीक्यूज के लिए मेरे साथ बने रहिए। सभी क्वेश्चंस में कवर अप करूंगी, क्यूपरस कोच सब मिलेंगे आपको वहां पर। एंड क्या रीजन था कि एन फ्रैंक को बात नहीं करने दिया जाता था? शी वॉज क्वाइट टॉकेटिव। तो क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्या पनिशमेंट दी उनके टीचर ने? तो इस तरह की चीजें। साथ में वो जो ऐसे थे जो वो लिखे थे उन्होंने, और जो पोएम थी जो एन फ्रैंक ने लिखी थी एज एक्स्ट्रा होमवर्क और एज पनिशमेंट फॉर अ मैथ्स टीचर, तो वो सब के बारे में क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आपके 2 चैप्टर्स हैं 5th और 6th, जो कि एक ही स्टोरी है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से हमें 5th और 6th चैप्टर में दिए हुए हैं। एल बसोर एस्टर की लिखी हुई ये स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। इसकी भी कंप्लीट समरी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप चाहो तो इसमें से कट शॉर्ट कर सकते हो और भी छोटा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 2 चैप्टर्स है तो थोड़ी सी लंबी बनी है ये समरी। और देखा जाए तो इसके अंदर वेंडा के बारे में पूछा जा सकता है, पैगी और मेडी के बारे में पूछा जा सकता है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी के सभी इसके अंदर कवर्ड अप हैं, 2-2 मार्क्स वाले। देखिए कैसे, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। द 100 Dresses is an interesting chapter by Eleanor Estes. In this chapter, the writer tells us about a little girl, Venda. तो 100 Dresses बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एलिनोर एस्टेस का लिखा हुआ। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, ये है एल बसोर एस्टर भी इसको बोलते हैं, राइट। एंड मोर ओवर इनको बोलते हैं हम
जैसे एलिनोर एस्टिस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, राइट। तो एलिनोर एस्टिस का लिखा हुआ काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है वो एक लिटिल गर्ल वेंडा के बारे में हमें बताता है। वेंडा जो है शी वॉज अ लिटिल पुअर पॉलिश गर्ल, पोलैंड से बिलोंग करती थी, गरीब सी लड़की थी, छोटी सी। हर वे टू स्कूल वॉज मडी, और उसका जो रास्ता था स्कूल जाने का वो कीचड़ से भरा हुआ था। हर फीट वर कवर्ड विद मड, और उसके जो पैर थे, जूते थे, वो सब कीचड़ से भर जाते थे। सो शी सेट इन डार्क कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब वो कहाँ पर रहती थी? वो रहती थी बॉगिन्स हाइट्स में। ओके, तो बॉगिन्स हाइट्स, इस प्लेस का नाम आप याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। और वो जो एरिया था वो बहुत अच्छा एरिया नहीं था, दैट वॉज फुल ऑफ मड। और ये पूछा जा सकता है कि वेंडा जो है वो हमेशा क्लास में कहाँ बैठती थी? तो वो एक डार्क कॉर्नर में बैठती थी, पीछे जाके एकदम अंधेरे से कॉर्नर में, ताकि उसके जो पैर हैं वो किसी को दिखाई ना दे कि वो कीचड़ से भरे हुए हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो किस एरिया से आती है। सो शी वॉन्टेड टू हाइड ऑल दिस थिंग्स। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक डल सी ब्लू सी ड्रेस पहनती थी। शी सेट इन द लास्ट रो, और वो जो ड्रेस है उसकी वो हालांकि नई नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही नीट और क्लीन थी। ओके, वेल प्रेस्ड थी, और लास्ट रो में बैठती थी। हर क्लासमेट्स वेल और अमेरिकन्स, उसके सभी के सभी क्लासमेट्स अमेरिकन थे, और वो अकेले पोलैंड से बिलोंग करती थी, पॉलिश थी। हर नेम वॉज स्ट्रेंज टू देम, उसका जो नाम था वो उन लोगों के लिए बहुत ही अलग था। सो दे मेड फन ऑफ हर, और इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते थे। मैगी एंड पैडी, ये 2 गर्ल्स हैं, मैगी एंड मैडी, वर हर क्लासमेट्स, उसकी सहेलियां थी, क्लास में साथ पढ़ती थी। दे ऑफन टीज्ड वेंडा, वो वेंडा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी। पैगी आस्क्ड वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, पैगी वेंडा से पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वेंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, वेंडा बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वो उनसे टीज नहीं होती थी। ओके, और साथ में वो कहती ऑल लाइंड अप इन माई एलमीरा, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। क्यों पूछती थी वो लड़कियां? वो इसलिए पूछती थी क्योंकि वो केवल एक ही ड्रेस पहनती थी, ब्लू सी फेडेड सी ड्रेस। लेकिन वो सब क्या कहती थी उससे कि भी चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेस थी बेसिकली। तो वो चिढ़ती नहीं थी, बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और सारे के सारे अलमारी में एकदम लाइन से लगी हुई हैं। इन रियल शी हैड 100 ड्रेसेस ऑन पेपर, और बाद में हमें पता भी चलता है कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस थी वो उसने 100 ड्राइंग्स बनाई थी, मीन्स उसके पास 100 क्रिएटिव आइडियाज थे उन ड्रेसेस के। मैडी विश टू स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा, मैडी पैगी को स्टॉप करना चाहती थी कि वो वेंडा को टीज ना करे, परेशान ना करे, बट शी हैड नो करेज टू गो अगेंस्ट पैड, लेकिन उसको लगा कि वो पैगी के अगेंस्ट नहीं जा पाएगी, क्योंकि पैगी थोड़ी रिच थी और उसकी फ्रेंड थी, तो उसको लगा कहीं उससे उसकी दोस्ती ना टूट जाए। शी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उसे लगा कि पैगी जो है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। और ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था एक, लेकिन पैगी वॉज गुड एट ड्राइंग, बहुत अच्छी थी ड्राइंग में। मिस मेसन अनाउंस वेंडा इज द विनर अमंग द गर्ल्स, दस वेंडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, लेकिन वेंडा ये जो कॉन्टेस्ट है इसको जीत गई। अब ये तो है आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में क्या होता है फिर देखिए। With all the students of room number 13 have a look at the wonderful drawings of वेंडा पेट्रॉन्स्की, और फिर उसके बाद मिस मेसन जो कि उनके इंचार्ज होती हैं, टीचर होती हैं, वो सभी बच्चों को कहती हैं कि देखिए जो विनर है वो वेंडा पेट्रॉन्स्की है, और सभी जाइए दूसरे रूम में, मैंने उसकी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग जो है वो लगा रखी है डिस्प्ले के लिए, वो विनर है, वो फर्स्ट आई, आप उनकी ड्राइंग्स को देखिए, एंजॉय कीजिए। Only then a note is received by Miss Mason from Venda's father informing that none of his 2 children will attend the school as they are moving into a big city where no one would judge them for their names. अब यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि जो वेंडा है और उसका जो भाई है उसने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि वेंडा के फादर का एक नोट मिस मेसन को मिलता है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अब वो दोनों भाई बहन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरे बड़े शहर में चले गए हैं जहाँ पर लोग उनको उनके नाम के लिए नहीं चिढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि वेंडा जो है वो अलग कैसे थी, हाउ वाज शी डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स ओके इन द स्कूल। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि उसका जो नाम था, शी बिलोंग टू पोलैंड, दैट्स व्हाई हर नेम वाज क्वाइट स्ट्रेंज टू द पीपल, राइट। सभी के नाम छोटे छोटे थे, शॉर्ट नेम्स, लेकिन वेंडा का नाम वेंडा पेट्रॉन्स्की। ओके, सो जो बच्चे थे वो उसको टीज करते थे, प्लस वो एक पुअर गर्ल थी। ओके, और बीइंग पुअर उसके पास ड्रेसेस कम थी, तो इस वजह से बच्चे उसको टीज करते थे। सो शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स ऑफ हर स्कूल। मिस मेसन वॉज लेफ्ट शॉक एंड कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास। मिस मेसन इस बात से बहुत उदास थी, हैरान थी, और उसने इस दुख के बारे में क्लास को बताया बिकॉज शी इज सो मच डिसअपॉइंटेड एट दिस रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वेंडा। मैडी वॉज अफेक्टेड बाय दिस लेटर ऑफ वेंडाज फादर। मैडी को भी बहुत बुरा लगा कि वेंडा के फादर को ये सब लिखना पड़ा, क्योंकि मन मन में तो वो भी सोचते थे कि पैगी गलत कर रही है। शी इंस्टेंटली डेवलप्ड एन अर्ज टू अपोलोजाइज टू वेंडा, और उसे एकदम से लगा कि वो वेंडा से माफी मांगेगी। पैगी एंड मैडी द 2 बेस्ट फ्रेंड्स रश टू बॉगिन्स हाइट्स। ये
बॉगिन साइड्स, यहाँ से आप स्पेलिंग देख लेना, जहाँ पर वेंडा रहती थी। पैगी मैडी दोनों वहां पर भाग कर गए, होपिंग दैट द फैमिली हैडंट मूव्ड येट। उन्हें लगा कि अभी तक हो सकता है कि परिवार वाले वहीं पर मिल जाएंगे। बट टू देयर डिसमे देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ इन एंड अराउंड द हाउस। लेकिन वहां पर आसपास कुछ भी नहीं था, मीन्स वो लोग जा चुके थे। मैडी लॉस्ट हर स्लीप थिंकिंग व्हाट अ कॉवर्ड शी इज हु कुडंट स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग। मैडी को दिन रात नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहे थे कि कितनी ज्यादा वो डरपोक है कि वो खड़ी नहीं हुई इस चीज के अगेंस्ट कि जो गलत कर रही थी पैगी। दैट इज शी डिसाइडेड दैट शी विल नेवर लेट एनीवन टीज समवन लाइक दैट अगेन। और फिर उसके बाद से उसने सोचा कि वो इसके बाद से अब किसी को भी नहीं चिढ़ाएगी। दैट वीकेंड पैगी एंड मैड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वेंडा दैट वाज ओरिजिनली मेंट टू बी apologetic, but they ended up writing a friendly note asking her how did she like the new place. Weeks passed by and there was no reply until one day near Christmas Miss Mason announces that she heard from Venda. In that letter Venda wrote she misses everyone and conveyed her intention of gifting one dress each to Maddie and Peggy because she has a whole new lot of 100 dresses lined up in her new house. Both of them were happy to receive it and later realized that it was their faces that had drawn along with the dresses. Thus they both concluded that Venda did like them. अब देखिए फिर उस वीकेंड पे क्या होता है कि पैगी और मैडी डिसाइड करते हैं कि वो एक लेटर लिखेंगे एटलीस्ट वेंडा को। वहां पर वेंडा नहीं थी, उससे माफी नहीं मांग पाए थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि लेटर के थ्रू माफी मांग लेंगे और वेंडा से बोल देंगे कि दे आर रियली अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। लेकिन वो ऐसा नहीं लिख पाए, उन्होंने जस्ट ऐसे लिख दिया लेटर के अंदर कि ठीक है तुम कैसी हो, वहां पर नई जगह तुम्हें कैसी लगी। काफी टाइम हो गया लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन एक बार क्रिसमस पे मिस मेसन ने अनाउंस किया कि उसे वेंडा का एक लेटर मिला है और वेंडा ने उस लेटर में लिखा कि वो हर किसी को मिस करती है, टीचर को भी, बच्चों को भी, एंड साथ के साथ उसने पैगी और मैडी के लिए भी लिखा कि वो जो है उनको एक ड्रेस जो है वो गिफ्ट देना चाहती है। मीन्स वो जो ड्राइंग्स थी उसमें से एक ग्रीन कलर की ड्रेस है जो कि उसने पैगी के लिए दी और ब्लू कलर की ड्रेस है जो कि उसने मैडी के लिए दी। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो ड्रेसेस थी उनके ऊपर सच में पैगी और मैडी के फेसेस बने हुए थे और बहुत खुश हुई और उनको मन में ये रियलाइज हुआ कि जो वेंडा है वो सच में उनको पसंद करती थी। तो चलिए अब आ जाते हैं 7 चैप्टर पे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर के आपको पता है कि 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लुशियो रॉड्रिग्स। अब इस चैप्टर में से अ बेकर फ्रॉम गोवा में से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, सारे के सारे मैंने इस समरी में कवर अप किए हैं, देख लीजिए। A baker from Goa tells about the Goan culture. It was the time when Portuguese ruled over the city of Goa. The Portuguese have left Goa, but the bread makers are still Goa's part. तो अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो गोवन कल्चर के बारे में, गोवा के बारे में बताता है, वहां की संस्कृति के बारे में बताता है। पोर्चुगीज का शासन था, पुर्तगालियों का शासन था गोवा के ऊपर, गोवा शहर के ऊपर, लेकिन फिर उन्होंने गोवा को छोड़ दिया और उसके बाद जो ब्रेड मेकर्स हैं वो आज भी गोवा का पार्ट हैं। आज भी वहां पर ब्रेड मेकिंग का काम होता है। बेकर्स वहां पर आज भी हैं जो कि पोर्चुगीज टाइम से चले आ रहे हैं। In this story, the author recalls his childhood days. They were excited on seeing the baker. They would run to him as soon as they heard the baker's voice. और जो ऑथर है वो बताते हैं कि किस तरह से जब बेकर आता था तो बच्चे कितना ज्यादा खुश हो जाते थे। वो नॉस्टैल्जिक है, उसको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं चाइल्डहुड डेज की, और कैसे बेकर आवाज लगाता था और वो बच्चे सब दौड़े दौड़े वहां चले जाते थे। द राइटर लाइक द स्वीट ब्रेड। जो राइटर है उसको स्वीट ब्रेड बहुत पसंद थी, जिसको वो बॉल कहते थे। ब्रेड सेलर्स वॉर अ ड्रेस नोन एज कबाई। और जो ब्रेड सेलर्स है मीन्स बेकर्स हैं, वो एक ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई बोलते थे। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था अप टू नीज। बेकर्स रिकॉर्डेड देयर अकाउंट ऑन द वॉल्स। दे वर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो बेकर जो है वो कितनी बार आता था, वो झिंग झिंग झैंग झैंग की साउंड करता हुआ साइकिल के ऊपर 2 बार आता था, सुबह और शाम को। ओके, और वो जो हिसाब थे वो कहाँ पर लिखते थे, वो एक दीवार के ऊपर लिखते थे, एक वॉल के ऊपर लिखते थे। 2 times ही यूज्ड टू विजिट। और इसके अलावा भी आप देखिए किन किन ओकेजन्स के ऊपर ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज थी जो कि ब्रेड मेकिंग के बिना फंक्शंस उनके इनकम्प्लीट माने जाते थे। और उस समय जो बेकर्स थे वो बहुत ज्यादा खुश होते थे और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होते थे। एंड नेक्स्ट इज कुर्ग। कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। अब कुर्ग वाले चैप्टर में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, देखिए किस तरह से आ सकते हैं। कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कुर्ग जो है वो एक जगह का नाम है, आपको पता है, तो वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वो कहाँ पर सिचुएटेड है। जी हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला जो है वो सिचुएटेड है मैसूर और मैंगलोर के बीच में। इट इज सिचुएटेड इन हिल्स एंड इनहेबिटेड बाय मार्शियल मेन एंड वुमेन। और वो हिल्स में, पहाड़ों में जैसे सिचुएटेड है और वो जो है वहां पर काफी ज्यादा मार्शल मैन और विमेन है, मीन्स जो सेना से रिलेटेड हैं। ओके, जो सैनिक हैं, जो कि वीरता से रिलेटेड हैं, इस तरह के लोग हैं वहां पर।
कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू, और उसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आप समझ सकते हो कि कैसे आ सकते हैं। देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस एंड कॉलोनियल बेंगलोस। वहां पे 3 चीजें याद रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या मिलता है, 3 चीजों के लिए फेमस है, फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए। और साथ में कॉलोनियल बेंगलोस भी वहां पे मिलते हैं, यानी कि औपनिवेशिक काल के जो भी घर वर बने हुए हैं, बेंगलोस बने हुए हैं। अब पीपल है कुर्ग के, वहां के बारे में कुछ बातें देख लीजिए कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स। ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रीक एक जगह, ग्रीस एक जैसे कंट्री का नाम है, दैट इज यूनान। तो यूनानियों के या अरबिक लोगों के वो डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स का मतलब वंशज हैं, उन्हीं से चलती आ रही हैं उनकी भी नस्लें। अ स्टोरी गोज दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टेड बैक एंड मैरिड लोकल वुमेन। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि सिकंदर की कोई सेना की एक टुकड़ी वहां पे रह गई, बाद में उन्होंने लोकलाइट से शादी कर ली, वहां पे वो रच बस गए उनकी कल्चर में, तो वहीं से वो लोग आए हैं। सो द प्रेजेंट रेस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर। तो इंडियन और अरेबिक या ग्रीक्स की जो एक मिक्स्ड ब्रीड है, वो वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, दे वेयर लॉन्ग ब्लैक कोट्स एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट्स, और लंबे लंबे ब्लैक कोट्स पहनते हैं, उनका पहनावा अलग सा है और कढ़ाई हुई होती है कि जो उनकी जो कमर के ऊपर जो बेल्ट बांधी जाती है वहां पर। देयर ड्रेस रिलेट्स देम टू अरब्स एंड कुर्ड्स, और ये जो है ड्रेस वो बताती है कि वो अरब्स या कुर्ड से रिलेटेड है। दे आर हॉस्पिटेबल एंड आर प्राउड टू टेल अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स। वो बहुत ही स्वागत करते हैं सभी का, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमें, क्योंकि उनके अंदर भी उनके पूर्वजों की तरह से काफ़ी वीरता है। इन द इंडियन आर्मी द कुर्ग रेजिमेंट इज मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट, और इंडियन आर्मी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ज़्यादा शानदार एक रेजिमेंट है, क्योंकि जो जनरल करियप्पा हैं, जो कि हमारे फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो एक कुर्गी ही है। लास्ट इसका जो पार्ट है वो है अरूप कुमार दत्ता का लिखा हुआ टी फ्रॉम असम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ पर भी 2-3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकते हैं। देखिए कैसे आएंगे। टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टी गार्डन ऑफ असम। तो असम के टी गार्डन के आसपास ये स्टोरी घूमती है हमारी। दैट इज प्रांजल इज अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि असम से बिलोंग करता है। ही इज राजवीर क्लासमेट इन स्कूल इन दिल्ली। दोनों 2 बच्चे हैं, एक राजवीर है, एक प्रांजल है। प्रांजल असम से बिलोंग करता है और वो राजवीर जो है उसका क्लासमेट, उसके साथ पढ़ता है दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के जो फादर हैं वो अपर असम वाले एरिया में टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि वो गर्मी की छुट्टियों में आए और उसके जगह पर वो घूमे। राजवीर विजिट्स असम इन अ ट्रेन विद प्रांजल एंड ही कीप्स टेकिंग प्लेजर्स ऑफ द सीनरी। राजवीर जो है वो असम में आता है और वो ट्रेन में बैठकर आते हैं दोनों जने, राजवीर और प्रांजल, और फिर उसके बाद वो सीनरी को बहुत देखकर खुश होता है। दे अराइव एट मेरियानी जंक्शन। वो मेरियानी जंक्शन पर पहुंचते हैं। देन दे एट द टी गार्डन ऑफ प्रांजल्स फादर। उसके बाद प्रांजल के फादर के टी गार्डन में पहुंच जाते हैं। राजवीर बताता है कि ऑलमोस्ट 8 करोड़ कप्स ऑफ टी इज ड्रंक एवरी डे इन होल वर्ल्ड। हर दिन 8 करोड़ कप से ज्यादा चाय जो है वो पी जाती है पूरे विश्व में। देयर इज अ स्टोरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी बात को। 3 सेट आएंगे, 3 में से किसी भी एक सेट में पक्का मिलेगा क्वेश्चन की व्हाट लेजेंड्स आर फेमस ओके रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। तो 2 लेजेंड्स हैं। तो पहली स्टोरी क्या है? इट इज सेड दैट अ बुद्धिस्ट मंक व्हाइल मेडिटेटिंग फेल्ट स्लीपी। तो एक बौद्ध भिक्षु था, सन्यासी था, तपस्वी था। वो जब भी मेडिटेट करता था, मीन्स जब भी ध्यान लगाता था, तो उस समय उसको नींद आती थी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए उसने क्या किया, अपनी आईलिड्स को काट लिया और उन्हें जैसे नीचे फेंक दिया। तो वो जो आईलिड्स के कटने से फ्यू सैपलिंग्स स्प्राउटेड आउट ऑफ देम, मिट्टी में गिर गई और उसके बाद फिर कुछ उसमें से पौधे निकल कर आए, छोटी छोटी क्यारियां सी बनी, खिल गई। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। और ये कहा गया कि वो चाय की पत्तियां हैं। दे बैनिश्ड लीव एंड दे वर बॉइल्ड विद वाटर एंड when they were boiled with water and drunk। और इससे उनकी जो नींद है वो भाग जाती थी। जब उन पत्तियों को उबाला गया, पिया गया, तो इससे उनकी जो नींद है वो चली जाती थी। तो इस तरह से आईलिड से काटने से वो जो आईलैशेस थी उनसे वो पत्तियां उगी एंड दोज वर कॉल्ड टी। The other story is about a king in China। और दूसरी स्टोरी जो है वो चाइना में एक राजा के बारे में थी और वो एक हैबिट में था कि वो वाटर जो है वो हमेशा बॉयल करके पीता था। एक बार क्या हुआ कि कुदरती कोई भी पत्तियां थी, once a few twigs fell into his boiling water। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने उसको पीकर देखा, वो पत्तियां बाई चांस गिर गई, तो उसे बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा और फिर उसे क्या कहा जाने लगा,
टी कहा जाने लगा। और टी जो है वो सबसे पहले कहाँ पी गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। चाइना में पी गई थी। कब? 2700 BC में पी गई थी। चाय और चीनी, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये जो है चाइना की ओरिजिन के हैं, चाइना से बने हैं, एंड मतलब चाइना के दिए हुए हैं हमें। टी फ्रॉम असम इज सपोज टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड। और टी फ्रॉम असम जो है, असम से जो चाय आती है वो पूरे संसार में काफी ज्यादा फेमस है। द बेस्ट यील्ड कम्स फ्रॉम मे टू जुलाई एवरी ईयर। और बहुत अच्छी फसल आती है मई और जुलाई के मंथ में हर साल। नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग वन वंस अगेन, मैडम राइट्स अ बस बाय वल्ली कानन। तो वल्लिया माई, वल्ली की स्टोरी है। देखिए क्या स्टोरी है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, मैं आपको सब बताऊंगी। देखिए, मैडम राइट्स अ बस इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय वल्ली कानन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट अ गर्ल वल्ली। वल्ली की स्टोरी है। वल्ली वॉज एन 8-year-old विलेज गर्ल। ध्यान रखो, मेरे साथ साथ याद करते जाओ, 8 साल की लड़की है, गांव में रहती है। शी वॉज अ क्यूरियस गर्ल। वो एक बहुत ही जिज्ञासु किस्म की लड़की थी। मतलब उसको हर चीज में क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता था। कोई चीज हो रही तो कैसे हो रही है, ये सब जानना अच्छा लगता था। शी वुड स्टॉप एट द गेट, शी केप्ट वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। अच्छा, अब एक और है इसके अंदर कि जैसे उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, राइट? ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक के लगभग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ स्पेशली वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पास टाइम क्या था? पास टाइम ये था कि वो अपने गेट पर खड़ी हो जाती थी और वो बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है इसको देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। मीन्स फेवरेट, वो अपना टाइम पास कैसे करती थी, इसी तरह से कि वो बाहर खड़ी हो जाती थी अपने गेट में, घर के गेट में, और बाहर क्या चल रहा है, गली में क्या चल रहा है उसको देखना उसकी हॉबी थी। बहुत अच्छा लगता था। अ बस पास थ्रू वल्ली स्ट्रीट एवरी आवर। हर घंटे के बाद एक बस वहां से गुजरती थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि वल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? ओके, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पास टाइम क्या है? केवल बाहर आउटसाइड स्ट्रीट में क्या चल रहा है उसको देखना। स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है? देखिए, वॉज टू राइड ऑन द बस, कि वो बस के ऊपर राइड करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी बस की। अब इसके लिए उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, और देखिए फिर क्या हुआ। शी सेव्ड 60 पैसे फॉर द बस राइड। वो लोगों की बातें सुन रही थी, जो भी बस में यात्रा करते थे, उसके कोई फ्रेंड्स थे, वो बातें करते थे, सबको ध्यान से सुनते थे। शी वॉज क्यूरियस बाय नेचर। तो हर चीज उसने ग्रास्प की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर उसके बाद उसको ये समझ में आया कि 60 पैसे अगर उसके पास होंगे, 30 पैसे वन वे, 30 पैसे ऑन द वे बैक, तो 60 पैसे जो उसने इकट्ठे किए, बलून्स या किसी फेयर में जाने के लिए मम्मी पापा ने जो पैसे दिए थे उन सब से उसने उसको अरेंज किया। वन डे वल्ली गॉट ऑन द बस, और इस तरह से उसने प्लान किया कि वो किस समय जो है बस में जाएगी। तो ये 1 से 4 बजे का टाइम था। ओके, तो उस समय वल्ली ने डिसाइड किया कि वो बस में बैठेगी, क्योंकि जो उसकी मदर है वो उस समय सोती थी, तो उनको बिना बताए उसने जाना था, और बस में बैठ गई। शी स्टूड अप ऑन हर सीट टू एंजॉय द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत एंजॉय कर रही थी। जो कंडक्टर है वो उसको मैडम कह के बुलाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानती है। वो ये सोचती है कि वो अकेली अगर बस में राइड कर सकती है तो शी इज नॉट अ स्मॉल गर्ल देन। शी लुक्ड एट एवरीथिंग विद डीप इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा मजे लेकर सब चीजों को देख रही थी। और तभी वो एक काऊ को देखती है जो कि सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है। वो उसको जैसे खूब खुश होकर देख रही है। उस काऊ ने अपनी टेल को भी ऊंचा किया हुआ है, और बहुत खुश हो जाती है वल्ली उसको देख के। लेकिन कमिंग बैक वल्ली सॉ द सेम काऊ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। और उसके बाद वल्ली देखती है कि वही सेम काऊ जो है वो मरी पड़ी है सड़क के साइड में। इट वॉज अ हॉरिबल साइड। बहुत डर जाती है वल्ली उसको देखकर, शॉक हो जाती है, और वो दोबारा से अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है। तो ये चैप्टर था आपका वल्लिया माई का जो है पर बेस्ड मैडम राइट्स अ बस। अब इसके बाद देखिए 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस बाय बेटी रेनशॉ। राइटर्स के नाम आप जरूर याद करते रहिए मेरे साथ साथ। और सरमन एट बनारस आपको पता ही है, गौतम बुद्ध पर बेस्ड ये चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय बेटी रेनशॉ। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। इस चैप्टर के अंदर राइटर हमें गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध जो है वो एक प्रिंस थे। ओके, वो एक राजकुमार थे, और वो पैदा हुए थे 563 BC में। उनका जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था, और वो स्कूल में गए थे एट द एज ऑफ 12। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हर कोई बात जो मैंने अपनी समरीज के अंदर लिखी हुई है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्थ इट है। आप इसको पढ़िए, पेपर में क्वेश्चंस इसमें से जरूर आएंगे। ठीक है, 563 BC में पैदा हुए थे। रियल नेम उनका सिद्धार्थ गौतम था। वो स्कूल चले गए थे एट द एज ऑफ 12। वहां पर उन्होंने हिंदू होली बुक्स पढ़ी थी। मैरिड टू अ प्रिंसेस एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में उनकी एक राजकुमारी से शादी हो गई थी। एक बेटा हुआ फिर उनको। ही हैड अ सन। ही एंजॉयड हिज मैरिड लाइफ ओनली फॉर 10 years। 10 साल तक उन्होंने मैरिड लाइफ एंजॉय की। और एट द एज ऑफ 25 he saw a sick man, an old man, a dead and a monk. ओके, तो 25 में वो शिकार के लिए गए, went for hunting,
एंड इन द फॉरेस्ट ही सॉ 4 दीज थिंग्स। ओके, इनकी वजह से उनका पूरा जीवन बदल गया। एक सिक मैन देखा जो कि बीमार था, ओल्ड मैन देखा बूढ़ा, डेड यानी कि फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, वहां पर अंतिम संस्कार के लिए किसी डेड बॉडी को ले जा रहे थे, और एक मंक देखा यानी कि साधु सन्यासी भिक्षु देखा, बेगिंग आर्म्स, ओके, भीख मांग रहा था। इन सब चीजों को देखकर उनका जो मन था वो काफी ज्यादा दुखी हो गया, एंड ही लेफ्ट होम एंड बिकेम अ मंक, और वो भी एक सन्यासी बन गए। घर छोड़ दिया, सारा का सारा अपना राजशाही परिवार महल सब छोड़ दिया। ही केप्ट वेंटरिंग फॉर 7 years, 7 साल तक वो घूमते रहे यहाँ वहां। एट लास्ट ही सेट डाउन अंडर अ ट्री, और उसके बाद वो एक ट्री के नीचे जाकर बैठ गए जिसको फिग ट्री बोला है, FIG याद रखना। ओके, फिग ट्री बोल रहे हैं, वैसे पीपल का पेड़ था ये। आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटनमेंट, और उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे जो है उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, मीन्स ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन बनारस, फिर उन्होंने अपना पहला सर्मन बनारस में दिया, और उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा गया, BODHI, बोधि ट्री रखा गया। एंड वंस अ यंग वुमन किसा गौतमी केम टू हिम, और उसके बाद एक यंग वुमन किसा गौतमी वहां पर आई। एक किसा गौतमी की स्टोरी है, वो आपको वैसे याद ही होगी, काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका एक ही बेटा था। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि उसके पास कितने बच्चे थे, तो एक ही बेटा था, ही हैड ओनली सन, एक ही बेटा था और वो मर गया था। शी रिक्वेस्टेड बुद्ध टू क्योर, वो हर किसी के पास जा रही थी, कोई उसके बच्चे को जिंदा कर दो, ठीक कर दो, जिंदा तो क्या मेरा ठीक कर दो, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जस्ट बीमार हुआ है, वो मरा नहीं है। और उसने हर किसी के पास जा जाकर ये भीख मांगी कि प्लीज उसके बेटे को ठीक कर दो। किसी ने उसको बुद्ध का पता बताया, बुद्ध के पास चले गए कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। बुद्ध ने कहा कि ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड्स। क्वेश्चन आता है पेपर में कितने मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए कहा था, तो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से, ओके, सम कह सकते हो या हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, यदि ये ऑप्शन है तो यही करेक्ट है। थोड़े से सरसों के बीज, मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये थी कि उस हाउस से लेकर आने हैं वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पर कोई मरा नहीं है। किसा गौतमी कुड नॉट फाइंड सच हाउस, किसा गौतमी का ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर वो जाती। लोग कहते कि प्लीज आप ऐसी बातें मत करो, जीने वालों जो लोग जी रहे हैं, जिंदा हैं, उनकी संख्या कम है, मरने वालों की संख्या ज्यादा है। शी रियलाइज दैट डेथ इज श्योर, यहां पर उसे लगा कि डेथ इज श्योर, डेथ इज श्योर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। डेथ इज इनएविटेबल, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये जो है पेपर का ये जिस्ट है कि डेथ इज इनएविटेबल, राइट। और फिर गौतम बुद्ध जो है वो 483 BC में उनकी डेथ हो गई थी। सब कुछ इस समरी के अंदर है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे से याद करिए। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, द प्रपोजल बाय एंटन चेखव। नाउ द प्रपोजल ये 1 act प्ले है, ओके, यानी कि एक ही एक्ट के अंदर, एक ही सीन के अंदर पूरा का पूरा प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या होता है प्ले, जहां पर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो डायलॉग्स बोलते हैं, एक स्टेज सेटिंग होती है, उसे प्ले बोलते हैं। और ये बिगिन होता है एक यंग मैन से जिसका नाम है लोमोव, प्रेजेंटिंग अ मैरिज प्रपोजल टू हिज नेबर्स डॉटर नतालिया। और वो अपने नेबर के पास जाता है, नेबर का नाम है चुबकोव, और उसकी डॉटर है नतालिया। उसके पास जाकर वो बोलता है कि उसे नतालिया से शादी करनी है। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे टू द गर्ल, दे एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सन मीडोज। और इससे पहले कि वो नतालिया से जाकर बोल पाए कि उसे शादी करनी है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है आपस में, लोमोव की और नतालिया की। ओके, किस बात पर? पहला जो उनका इशू है वो है ऑक्सन मीडोज, कुछ चरागाह हैं उनके ऊपर। तो क्या बात है, क्या डिटेल है, वो सब आप डिटेल वीडियो में देख लेना। चुबकोव द लेडीज फादर ऑल्सो जॉइन्स द हीटेड डिस्कशन। अब चुबकोव भी उस हीटेड डिस्कशन के अंदर शामिल हो जाता है, और जैसे वो खत्म होता है फिर से एक और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, फिर से एक और क्वेरल, झगड़ा शुरू हो जाता है। वो होता है डॉग्स के ऊपर। फिर से देखिए उनके 2 डॉग्स हैं, कौन सा वाला बेटर है, इस बात के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। और इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस प्रपोजल गेट्स फॉरगटन, और इन सब के बीच में जो असली बात थी वो रह जाती है कि वो किस लिए आया था। लेकिन लोमोव जो है वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, पाल्पिटेशंस, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। और चुबकोव जो है एकदम से उसको उठाता है, संभालता है और सोचता है कि ये तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ऑलरेडी मेरी डॉटर इतनी बड़ी हो गई है। एज क्या है नतालिया की, सोचिए, जी हाँ 25 ईयर्स की एज है। चुबकोव की एज, सॉरी चुबकोव तो उसके फादर है, लोमोव की एज क्या है 35, और 35 की एज का वो है। तो उन दोनों को ये पता है कि शादी तो करनी है, लेकिन क्वेल्स की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इस प्ले के अंदर। और लेकिन फाइनली जो है चुबकोव लोमोव और नतालिया का जो हाथ है वो एक दूसरे के हाथ में दे देता है, और लेकिन फिर भी जो झगड़ा है वो लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं यही कहूंगी कि ये जो प्ले है ये एक ह्यूमरस प्ले है। ओके, तो ह्यूमरस प्ले है,
आप याद रखना इसको। एंड मोर ओवर इनकी एज क्या क्या है लोमोव की और नतालिया की, और किन 2 इश्यूज के ऊपर इनके बीच में झगड़ा होता है, यही सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकल के आते हैं। और इसी के साथ आज की ये बहुत ही शानदार वीडियो आधे पौने घंटे के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि जिसमें पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लाइट के सभी प्रोज चैप्टर्स कवर अप कर रखी हों। समरी की वीडियो पोएम से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास अभी और भी आपकी जो वीडियोस हैं मैंने अभी डालनी है चैनल पर। हर दिन आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड एक ब्लास्टिंग वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर दिन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मोर ओवर सभी बाकी टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। एक सैम्पल पेपर भी मैंने बना रखा है 10th क्लास के लिए, वो भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, या फिर मेरे चैनल पर वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल एंड अप दिस video right here. Thanks for watching. See you very soon in the upcoming video. Wish you all the very best for your exams. Bye bye. बड़े बन गए ना।